टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर प्रदर्शन जारी है और सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। टीआरई 4 के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे हुए हैं और सीटों की संख्या को बढ़ाने की उनकी तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनकारियों को डाक बंगला चौराहे से खदेड़ा गया है और अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी की गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा था। इन लोगों की मांग है कि टीआरई 4 में जो सीटों की संख्या है उसे सरकार बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। हालांकि इसी मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राजधानी पटना की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इन सभी जो लोग हैं यहाँ पर अभ्यर्थी, उन्हें यहाँ से खदेड़ा गया है। दरअसल ये सभी डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हुए थे। काफ़ी संख्या थी, हजारों की संख्या आप कह सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ पर। हम लोग ने इसी को इनको हटने के लिए अनाउंसमेंट भी हुई थी, दंडाधिकारी द्वारा लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी हटाने के लिए। प्रतिनिधि मंडल को इनको भेजा गया, बावजूद इसके अड़े हुए थे, हटने रहे थे, तो फिर वाटर कैनन बाकी अन्य जो ये कार्रवाई इसको हटाया गया। सर, कुछ लोगों को लाठी चार्ज हुआ है। हम लोगों ने डिटेन किया कुछ लोगों को, उन लोगों को हटाने करने लोग हटे हैं। बेरहमी से सर कुछ लोगों को पीटा गया है। अभी दिलीप कुमार के अतिरिक्त कुछ और लोग हैं जो डिटेन हुए हैं। कई लोग विरोध करने वाले में थे, उनमें से कुछ डिटेन हुए हैं। अभी देख लेता हूँ डिटेन कौन कौन हुए हैं। अभी है, मैं इसको हटवा रहा हूँ। तो सुन रहे थे आप, जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई है, अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, पुलिस ने डिटेन भी किया है, जिससे आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला टीआरई 4 के सीटों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अभ्यर्थी जो हैं वो टीआरई 4 में सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि सीटें बढ़ाई जाएं। दरअसल 27,000 बहाली की बात टीआरई 4 में कही गई है, जिससे अभ्यर्थी खुश नहीं हैं। इससे पहले इसकी संख्या 1 लाख से अधिक बताई जा रही थी और अब जब 27,000 को लेकर ही आवेदन शुरू हुए हैं, तो ऐसे में टीआरई 4 को लेकर ये प्रदर्शन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। ये सभी अभ्यर्थी राजधानी पटना की सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने रोका है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। खबर ये भी मिल रही है कि कुछ इसमें घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों को गंभीर चोट भी लगी है। तो डाक बंगला चौराहे पर ये मुख्य प्रदर्शन का केंद्र बना रहा, जहां पर अभ्यर्थी पहुंचकर टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और तस्वीर लगातार आप देख पा रहे होंगे, सभी अभ्यर्थियों के हाथों में तख्तियां हैं और ये पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि जो टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाएगा उसमें सीटों की बहाली जो की जा रही है, उसे सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। दरअसल 27,000 बहाली की बात कही जा रही है, जिससे अभ्यर्थी नाखुश हैं और पहले 1,20,000 की बात कही गई थी। मतलब टीआरई 4 के जरिए 1,20,000 बहाली होनी थी, लेकिन अनाउंसमेंट 27,000 बहाली का ही किया गया है, जिससे बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं, जो इस बार एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वो सभी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए डाक बंगला चौराहे पर जुटे थे। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र नेता दिलीप को डिटेन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया है। अभी आपको हमने बयान भी सुनाया था, कहा जा रहा था कि कुछ छात्र इसमें अभी हिरासत में लिए गए हैं और कई छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। छात्र नेता दिलीप तो हिरासत में है ही, कुछ और भी छात्र हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लाठी चार्ज की गई है उसमें कई छात्र घायल भी हुए हैं। अब आगे प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी, लेकिन आपको बता दें, डाक बंगला चौराहे पर जहां छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार को फिलहाल डिटेन किया है। कुछ और भी छात्र हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना में जारी है।
बढ़ते हैं आगे और खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंचलाधिकारी और ऑपरेटर गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। डंडारी सीओ पर निगरानी का ये एक्शन देखने को मिला। सीओ राजीव कुमार रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। डेटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, निगरानी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। अंचलाधिकारी और ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। डंडारी सीओ पर निगरानी ने एक्शन लेते हुए सीओ राजीव कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और डेटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार भी गिरफ्तार किए गए हैं। द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी जी, साटावती के माध्यम से खत्म कराया गया जी। निगरानी थाना काम संख्या 7625 दिनांक 8/9/25 दर्ज हुआ था जी। उसके तहत आज रंगे हाथ रिश्वत लेते हम लोग गिरफ्तार किए हैं जी। मधेपुरा से आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं, जहां थाना अध्यक्ष मितेंद्र मंडल गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग ने इसे गिरफ्तार किया है। घूस लेते पकड़े गए थे मितेंद्र मंडल। मठाही थाना अध्यक्ष हैं मितेंद्र मंडल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मधेपुरा से बड़ी खबर और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मितेंद्र मंडल को आप देख पा रहे होंगे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मितेंद्र मंडल घूस ले रहे थे, तभी गिरफ्तारी हुई है। मठाही थाना अध्यक्ष हैं मितेंद्र मंडल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शिकायत मिली थी निगरानी विभाग की टीम को, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। पुलिस सिविल प्रभारी हैं मितेंद्र प्रसाद मंडल, सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं। उनको 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामला ये था कि चोरी एक हुआ था, तो वहीं पे खड़ा था सब, तो भीड़ लगा हुआ था, तो ये भी आ रहा था मधेपुरा से, तो रुक गया। तो बोल रहा है कि इनको उठा लेंगे, इसका भी नाम आ गया है, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, उसके बाद जाके आपको लड़का का नाम छांटेंगे। सीतामढ़ी से लगने वाली नेपाल सीमा के रोहतहट इलाके के चंद्र निगाहपुर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और इस हंगामे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। चंद्र निगाहपुर में प्रदर्शनकारी प्रहरी कार्यालय में घुस गए, उसको आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। नेपाल के रोहतहट को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने वाली सड़क को जाम कर आगजनी और प्रदर्शन किया गया है। हालात बिगड़ता देख नेपाल सरकार द्वारा तराई के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। तो नेपाल में हो रही हिंसा का असर नेपाल से सटे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा से सटी सारी चौकियों पर एसएसबी पुलिस जवानों ने सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की जांच के बाद ही एंट्री हो रही है। एसएसबी की लगातार गश्ती और इंटेलिजेंस को और मजबूत किया गया है। और अब हम आपको नेपाल से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम ओली काठमांडू से निकल गए हैं। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा दिया और ओली से पहले ही कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केपी ओली काठमांडू से अभी निकल चुके हैं। जो अभी फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है, केपी शर्मा ओली ने पहले इस्तीफा दिया और अब वो नेपाल से बाहर भी निकल रहे हैं। नेपाल के पीएम पद से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे से पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। और उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। नेपाल में जिस तरीके से जेनजी रिवॉल्यूशन कह सकते हैं आप, प्रदर्शन जो यहाँ पर किया जा रहा है, सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन की जो आग की आंच है वो संसद भवन तक पहुंची, मंत्रियों के घरों तक पहुंच गई। कई मंत्रियों के घर में जाकर तोड़फोड़ की गई और ये तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है। कल से प्रदर्शन जारी था और आज इसने काफी उग्र रूप भी ले लिया है। तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर जो लोग हैं वो सड़क पर उतरकर आगजनी करके, सड़क जाम करके हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ की जा रही है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो नेपाल से निकल चुके हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं,
नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को आप देख पा रहे होंगे। ये पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये अब नेपाल से बाहर जाने की तैयारी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीर। अभी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन उग्र ही होता चला जा रहा है। ये पहली तस्वीर आप देखिए, केपी शर्मा ओली, इन्होंने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद अब यहां से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ केपी शर्मा ओली नहीं, बल्कि इनकी सरकार के कई मंत्रियों ने भी पहले इस्तीफा दिया है। और अब रुख करते हैं बिहार के सियासी खबरों की ओर। बिहार चुनाव से पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर के जनसुराज से गठबंधन के सवाल पर इमान ने कहा कि इन लोगों ने मुस्लिम सोसाइटी को अनाथ समझ रखा है, मुसलमानों को गुलाम समझा जा रहा है। लेकिन अब हम लोग किसी की गुलामी नहीं, अपनी लीडरशिप की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन से समझौते के सवाल पर कहा कि उन्होंने गठबंधन का हाथ बढ़ाया था, लेकिन लालू प्रसाद और आरजेडी की तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उन लोगों ने मेरी उदारता को मेरी बुजदिली समझी है। हालांकि अख्तरुल इमान ने अब भी गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। मुस्लिम सोसाइटी को लोगों ने अनाथ समझ लिया है, और जो बच्चा अनाथ होता है तो अपने घर की सफाई के लिए, अपना टोहल टुकड़ा करने के लिए हर चचा उसको टॉफी खिलाता है। ठीक इसी तरह इन लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमान तो गुलाम है, इनकी तो अपनी कोई लीडरशिप है नहीं, तो हर कोई चारा डाल रहा है। लेकिन मैं धन्य हूँ कि आज दलितों के दरमियान में, माइनॉरिटी के दरमियान में जो युवा पीढ़ी है वो अपने मान और सम्मान पर बात करने लगी है। अब किसी की गुलामी नहीं, अपनी लीडरशिप की आवाज़ उठने लगी है। किसी के साथ अलायंस हो सकता है? प्रशांत किशोर भी अलायंस की पॉसिबिलिटीज से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि मेरे 4 लोगों को इन लोगों ने छीन लिए, उचक लिए, खरीद लिए, डरा दिए, धमका दिए, ले लिए। उसके बावजूद भी मेरी उदारता देखिए कि बिहार के सौहार्द को बचाने के लिए हमने खुद से प्रस्ताव भेजा है। गर्जे मेरी उदारता को इन लोगों ने मेरी बुजदिली समझी है, लेकिन उनकी समझ अपनी हो सकती है, चूंकि उन पर किन किन लोगों का साया है। लालू जी के राजद में और तेजस्वी के राजद में वो आसमान और जमीन का फर्क है। लालू जी समाजी इंसाफ का नारा लेकर उठे थे, लेकिन तेजस्वी जी समाजी इंसाफ के नारे से बहुत दूर है। इनके ऊपर किन किन लोगों का साया है? सामंतों का साया है, मनोवादियों का साया है, अवसरवादियों का साया है, जिनको बिहार का ज्ञान नहीं, उन लोगों का साया है। तो इस अशुभ साया से जब तक इस शहजादे को आज़ादी नहीं मिलेगी, बिहार की सही राजनीतिक विचारधारा से वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो अख्तरुल इमान के बयान पर अब बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। एनडीए के नेताओं ने जहां लालू प्रसाद और ओवैसी दोनों पर निशाना साधा, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस ने भी ओवैसी की राजनीति पर सवाल उठाए और बीजेपी की ही बी टीम के रूप में बिहार में काम करने का आरोप लगा दिया है। जैसे यादव जी के पिता ही है लालू जी, तो लालू जी का तो आशीर्वाद साया रहेगा ही। ये क्या है, कौन सी इसमें नई बात उन्होंने कह दिया। और बिहार की जनता में तो इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ मिलजुल के फैसले ले रहे हैं। अगर किसी को कोई जुड़ना है, कहना है, अपनी बात को रख सकता है। इस बात पे क्या बोलना। एमआईएम के नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को उसकी हैसियत बताने की बात करना, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विधायक चोरों से कितनी घबराई हुई है एमआईएम। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरे तरफ विधायक चोरों को उनकी हैसियत दिखाने की बात करना, ये स्पष्ट रूप से एक ऐसे चरित्र को प्रदर्शित करती है जहां दोनों ही दल एक दूसरे को नोचने खसोटने की स्थिति में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बिहार की जनता और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट प्राप्त कर सिर्फ उनको वोट का औजार समझ रखा है। वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा और उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर कोई जवाब नहीं देते हैं। चुनावी समझौते का राग अलाप रहे हैं एआईएमआईएम के लोग। उनको सिर्फ परसेप्शन खड़ा करना था, उनको सिर्फ लोगों को झांसा देने के लिए और धोखा देने के लिए ऐसी राजनीति का एक माहौल बनाना था। और ये माहौल खड़ा करने वाले लोग बताएं कि जब तेलंगाना में हैदराबाद के 8 विधानसभा सीटों के अलावा 9वीं सीट पर नहीं लड़ते हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि इनका किस तरह का किरदार है, किस तरह की सोच है।
देखिए, बिहार में चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं और सभी एक दूसरे को एसआईआर, बिहार में बढ़े अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने में लगे हैं। फिर चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी एनडीए सरकार पर तंज कसती नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को उठाते हुए जनता से वोट की अपील की जा रही है और जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक मुद्दा रहेगा। बिहार में प्रशासनिक अराजकता का, व्यभिचार का, संगठित अपराध का, सत्ता संरक्षित संगठित अपराध का, ये सब रहेंगे। राजधानी सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार ही मुद्दे होंगे। जातीयहीन भावना का, निम्नता का, श्रेष्ठता का भाव है सत्ता के अंदर में। जाति पूछ के रॉयल ब्लड के लोगों को पोस्टिंग की जाती है, जाति देख के पोस्टिंग की जाती है, थानों से लेकर के सचिवालय तक। ये सब मुद्दे नहीं है क्या बिहार के अंदर में? देखिए, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है और हम लोग उस पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी और सड़क पर भी। और साफ तौर से दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और अब आधार कार्ड 12वां जो है वो ऑप्शन होगा, ऐसा निर्देशित चुनाव आयोग को किया है। तो हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन रही बात बेरोजगारी की, पलायन की और भ्रष्टाचार की, तो ये समस्याएं बिहार में हैं। खुला मैदान में मैं चुनौती दे रहा हूं कि महुआ बाग का वो भ्रष्टाचार का किला, वहां समय और तिथि तय करिए, नहीं तो रितलाल यादव का घर तय करिए। हम बहस करने को तैयार हैं। विकास के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, बिहार के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर आपने क्या किया और मैंने क्या किया। अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, बूथ कैप्चरिंग, ये राजद की ताकत रही है। एनडीए की ताकत सुशासन की सरकारें हैं और हमने वो काम पिछले 20 वर्षों में करके दिखाया है। देश में भी 11 वर्षों की हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको पूरे देश की जनता देख रही है। आप अपनी ताकत हमारे ऊपर मत थोपिए। हमने सुशासन के आधार पर जनता की सेवा की है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, विजय चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। एनडीए में खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटों के मुद्दे पर कोई भी खींचतान एनडीए के अंदर नहीं है। टिकट को लेकर भी टेंशन नहीं है। घटक दलों में बढ़िया तालमेल है, संपूर्ण और मुकम्मल समझदारी भी है। समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। तो विजय चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खींचतान नहीं है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। इसी से आपको ये नहीं समझ में आता है जो हम लोगों में कितनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब संपूर्ण और मुकम्मल समझदारी है आपस में। हम लोग इत्मीनान हैं कि सही समय पर और समय से पहले बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में टिकट के बंटवारे के संबंध में, चाहे सीटों की संख्या हो या फिर कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगी, ये सारी चीजें समय आपको बता दी जाएगी। इधर एनडीए के घटक दलों के नेता जितन राम मांझी और एलजेपीआरवी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा है कि बिहार चुनाव में हम लोग पूरी तरह एकजुट हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुण भारती ने 43 से 137 के बीच सीट पर दिए गए बयान पर भी सफाई दी और कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी। सर एक ही बताइए, अजय जी के बारे में था कि नहीं है, तो अभी देखिए अजय जी गए मंडल जी, तो उसी तरह से आगे पीछे आ रहे हैं। नहीं सब लोग एकजुट है ना, बिहार में भी एकजुट है ना सब लोग, बिहार में एकदम सब ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप लोग जीतेंगे, एनडीए सही साथ दिखेगा जो आज साथ दिख रहा है यहाँ पर? अब बिल्कुल एनडीए साथ ही चुनाव में जाएगा और बिहार में भी उम्मीद है कि आज यहाँ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद जब बिहार के चुनाव अनाउंस होंगे, वहाँ भी एनडीए इकट्ठा ही जाएगा। कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी? इसमें तो पार्टी के और गठबंधन के बड़े नेता है वो तय करेंगे। आपको उम्मीद है, चूंकि आपने कई बार बोला भी है कि जो हमारी सीटें हैं 43 से लेकर के जो आंकड़ा भी दिया 137 तक, उसके बीच में होना चाहिए, वो होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोग कह रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये ओपिनियन है, पार्टी का राय नहीं है। ये पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे कि इसमें सीट शेयरिंग में किस तरह से क्या फॉर्मूला तय होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी जो मैंने उस वक्त बताई थी।
और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिहार कांग्रेस की बैठक शुरू। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं और खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस की ये बैठक है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही है, जहां पर ये मंथन किया जाना है कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ने वाली है। जैसा कि आपको पता है, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कई चीजें नई की गई हैं। हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की गई और उसके बाद अब बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ये महामंथन दिल्ली में जारी है। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीटों का फॉर्मूला एक बड़ा मुद्दा फिलहाल महागठबंधन के अंदर जरूर बना हुआ है और कांग्रेस की तरफ से अक्सर ऐसे बयान भी सुनने को मिले हैं कि पिछली बार 2020 के विधानसभा में जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, उससे कम सीट स्वीकार नहीं होगा। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा कांग्रेस की तरफ से किया जाता है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस के सभी नेता मौजूद हैं और इन बड़े नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महामंथन जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, इस पर मंथन होगा।